गुड आफ्टरनून। दिस इज़ विकास कुमार सिंह एंड अब हम लोग अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे चॉपर के बाद का। हम लोग ने लास्ट टॉपिक में चॉपर का सिर्फ एक पार्ट पढ़ा था, वो ये था स्टेप डाउन चॉपर जिसको हम लोग बक कन्वर्टर भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। स्टेप अप चॉपर पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि जैसे कि हम लोग चॉपर को कंट्रोल कैसे करेंगे, चॉपर को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। जनरली चॉपर कंट्रोल हम लोग अल्फ़ा के थ्रू करते हैं। अल्फ़ा के थ्रू अल्फ़ा कैसे कंट्रोल होता है, या तो इससे या तो इससे, टी ऑन से या टी से। इसी तरह से तो ये अल्फ़ा जो होता है यही चॉपर कंट्रोल करता है। इसीलिए कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर के दो टाइप होते हैं, एक टाइम रेशियो कंट्रोल, एक करंट लिमिट कंट्रोल। ठीक है, कुल मिलाकर आपको बस यही करना है, अल्फ़ा चेंज करा देना है किसी तरह से भी। ठीक है, टाइम रेशियो कंट्रोल में दो पोर्शन होते हैं। एक टाइम रेशियो कंट्रोल में हमारा टाइम रेशियो यानी अल्फ़ा, इसी को ड्यूटी साइकिल कह लीजिए या टाइम रेशियो कह लीजिए, एक ही बात है। तो टी ऑन अपॉन टी होता है, देखो टाइम रेशियो टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, टाइम रेशियो कंट्रोल बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, एक होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब क्या है, तात्पर्य क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब ये होता है, ये जो आपका टी होता है, टी टोटल चॉपिंग पीरियड, उससे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि F इक्वल टू 1/T, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम, और F जो होता है वो T से डिपेंड करता है, ऐसे ये रिलेशन। तो अगर हमने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम की बात की है तो इसका मतलब उस केस में T नहीं बदलना चाहिए, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की अगर बात की है तो उस केस में T बदल सकता है। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, हियर इज टी ऑन वेरिड बट चॉपिंग पीरियड टी इज केप्ट कांस्टेंट। देखिए साफ साफ लिखा है, टी ऑन आप बदल सकते हैं बट चॉपिंग पीरियड टी को कांस्टेंट रखा जाएगा। इस स्कीम को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM भी कहते हैं, कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन नाम क्यों रखा गया है ये हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, हालांकि लोग जानते होंगे लेकिन हमारा ये लेक्चर जो है वो जनरल है, तो ये सबके लिए है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, अल्फा कैन बी वेरिड फ्रॉम जीरो टू यूनिटी। अल्फा को हम जीरो से यूनिटी तक के बीच में वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी करा सकते हैं? टी ऑन प्लस टी ऑफ बराबर टी होता है। ठीक है, ये देखिए टी ऑन प्लस टी ऑफ बराबर टी होता है। अगर हमको चॉपिंग पीरियड नहीं चेंज करना है, मगर हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, टी ऑन या टी ऑफ में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है टी ऑफ बड़ा कर दें, टी ऑन छोटा कर दें, हो सकता है टी ऑन बड़ा कर दें, टी ऑफ छोटा कर दें, मगर ये टोटल नहीं बदलेगा। तो अगर हमने पूरा का पूरा टी ऑफ यहाँ तक ले आया, यानी टी ऑन ही नहीं हुआ, इट मीन्स ऑन ही नहीं किया हमने, और टोटल चॉपिंग पीरियड ये निकल आया, तो अल्फ़ा की वैल्यू तब जीरो हो जाएगी। अगर टी ऑन जीरो होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर अल्फ़ा जीरो हो जाएगा तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि अल्फ़ा जीरो से लेकर यूनिटी तक वेरी कर सकता है। यूनिटी तक कैसे? उस केस में जब टी ऑन एग्जैक्टली टी के बराबर हो जाता है, यानी तब जब हम टी ऑफ को जीरो कर देते हैं, यानी हमने ऑफ किया ही नहीं स्विच को। जब हम टी ऑन को जीरो करेंगे तो अल्फ़ा जीरो होगा, जब टी ऑफ को जीरो कर देंगे यानी तब टी ऑन टी के बराबर हो जाएगा, उस केस में अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आया है आपका। देयरफॉर वी नॉट कैन बी वेरिड बिटवीन जीरो टू वी एस। इस वजह से जो वी नॉट है आपका वो जीरो से लेकर वी एस तक के बीच में वेरी करता है। वी नॉट की वैल्यू क्या होती है? ये होती है वी नॉट इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी इंटू वी एस। ठीक है, तो वी नॉट में अगर ये वैल्यू टी ऑन जीरो हो जाएगी तो वी एस जीरो हो जाएगा, और ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएंगे टी ऑन अपॉन टी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वी नॉट वी एस के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया जीरो टू वी एस के बीच में वेरी करता है। ठीक है, अल्फा हमारा जीरो टू यूनिटी, और आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट हमारा जीरो टू वी एस, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। उसके बाद आता है आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम में क्या बताया था कि आप उस केस में जो कैपिटल टी है इसको आप वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम के केस में कैपिटल टी शुड बी वेरीड। ओके, वेरी कर सकते हैं। उस केस में आइदर टी ऑन या टी ऑफ कोई भी एक कांस्टेंट रखिए। ठीक है, टी ऑन या टी ऑफ में से कोई भी एक कांस्टेंट रखिए और आप टी को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपका ग्राफ ऐसे बनता है मान लीजिए, और आपका ये टी है टोटल, ये आपका टी ऑन है और ये टी ऑफ है, इन दोनों में से किसी एक को फिक्स रखिए, तो इसको वेरी कर दीजिएगा तो टी की वैल्यू घट बढ़ जाएगी। अगर मान लो हम
टी ऑन को फिक्स रखते हैं तो टी ऑन तो हमारा इतना ही रहेगा, मगर टी ऑफ को हमने इतना कर दिया मान लो, तो जो चीज़ पहले यहाँ तक आई थी वो चीज़ अब सिर्फ यहीं तक आ जाएगी। अब टी की वैल्यू सिर्फ इतनी रह गई। सिमिलरली अगर इसी तरह से अगर हम टी ऑफ को फिक्स रखें, टी ऑन को चेंज कर दें, तो टी ऑन मान लो सिर्फ इतना हुआ और टी ऑफ जो है आपका वो एकदम एग्जैक्टली इसकी विड्थ एकदम इतनी ही रखेंगे तो भी टी की वैल्यू वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। और जब हम टी को वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप बदलेगी। इफ़ टी चेंजेस देन एफ शुड बी चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर चॉपिंग पीरियड में बदलाव करके हम फ्रीक्वेंसी में बदलाव करते हैं, इसीलिए हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम कहा जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम बोला जाता है। ये होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हमने क्यों कहा था? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसलिए कहा था क्योंकि जब हम टी को फिक्स रखेंगे लेकिन इसमें चेंज करेंगे टी ऑन या टी ऑफ में, यानी टी ऑन को पतला कर दिया, टी ऑफ को मोटा कर दिया, तो ये जो पल्स है ये सब पल्स की साइज़ होती है। ठीक है, ये जो पल्स है इसकी मोटाई या चौड़ाई पे फ़र्क पड़ेगा, या तो पतला होगा या तो मोटा होगा। इसीलिए जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? पल्स की विड्थ में, यानी उसकी चौड़ाई में। इसलिए इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक कहते हैं। वो टेक्निक जिसमें कि फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है लेकिन पल्स की विड्थ चेंज हो सकती है, और दूसरी जहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है तो वहाँ पर क्या कहेंगे उसको? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम। ये होता है आपका। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए आप लोग, कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर में दोनों मेथड होते हैं, मगर हम कौन सा ज़्यादातर मेथड इस्तेमाल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर में। अब जैसे ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम हैज़ सम डिसएडवांटेज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं देख लेते हैं भाई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि किसी भी तरह का जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसके साथ ही साथ उसकी एक फ़िल्टर भी बनाते हैं कि उसमें किसी तरह का नॉइस ना आए। बात समझ रहे हैं आप? फ़िल्टर का ग्राउंड क्या होता है? फ़िल्टर का क्या ग्राउंड होता है? अगर आप चाय की छन्नी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे चाय छान रहे हैं, ठीक है, तो चाय की छन्नी का जो विड्थ होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी विड्थ जो आपकी चाय पत्ती गर्म होने के बाद आती है उससे कम होनी चाहिए, तभी वो चाय पत्ती रोक पाएगा, अदरवाइज वो चाय पत्ती को भी बाहर कर देगा। लेकिन अगर आपकी चाय की पत्ती जो भी होती है उसकी विड्थ अगर बार बार चेंज होगी, कभी बहुत छोटी कभी बहुत बड़ी, तो फिर चाय की छन्नी यानी फ़िल्टर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यही है, इस सेम केस लगता है आपका इसमें भी, पल्सेस में भी। अगर आपकी पल्स की मोटाई चौड़ाई बदलती रहेगी, इट मीन्स कैपिटल टी की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल टी अगर आपका बार बार चेंज होगा तो उसके लिए प्रॉपर फिल्टर डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप टी चेंज करेंगे तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी अपने आप बदलेगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। देखिए लिखा है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी वेरीड ओवर अ वाइड रेंज। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ वेरी करती है काफ़ी बड़े रेंज के लिए। सो फिल्टर डिज़ाइन फॉर सच वाइड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज़ डिफ़िकल्ट। इस वजह से फिल्टर डिज़ाइन जो है ऐसी कंडीशन में थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, कैपिटल टी तो हम लोग फिक्स रखते हैं लेकिन हम लोग टी ऑन और टी ऑफ को चेंज कर सकते हैं। टी ऑन को चेंज किया तब तो जो दिक्कत आनी है सो आएगी, लेकिन अगर आपने टी ऑफ का टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा रखा, यानी आपका कैपिटल टी तो फिक्स है, मान लीजिए आपने टी ऑन को सिर्फ इतना ही रखा, बाकी पूरा टी ऑफ दे दिया, इतनी देर तक अगर आपका सिस्टम बंद रहेगा यानी टी ऑफ पीरियड लंबे टाइम तक चलेगा, तो हो सकता है कि आपके आउटपुट में जो करंट जा रही है वो डिसकंटिन्यू हो जाए यानी बंद हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई बाइक ख़राब होती है और जब देखते हैं कि उसको हम न्यूट्रल पे डाल के रोक देते हैं तो अगर इंजन अच्छा होता है तब तो वो स्टार्ट रहती है, लेकिन अगर इंजन थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो वो अपने आप ऑफ हो जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग को उसे बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा एक्सीलेटर लेते रहना पड़ता है। थोड़ा भी एक्सीलेटर आपने छोड़ दिया हो सकता है बाइक बंद हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो टी ऑफ पीरियड है यानी एक्सीलेटर छोड़ने वाला पीरियड वो लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो करंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी आई नॉट यानी लोड में जाने वाली करंट जो है वो ज़ीरो हो सकती है। उस वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। इसलिए ये दो कारणों की वजह से लोड लार्ज ऑफ टाइम इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मेक द लोड करंट डिसकंटिन्यूअस। लार्ज ऑफ टाइम लोड करंट को डिसकंटिन्यू कर सकती है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है वो इस केस में इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, ये एक अलग चीज़ है। ये आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें देखिएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जो हम लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पे एफएम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है वो जो प्रॉपर आपके हार्डवेयर्स होते हैं, फिल्टर होते हैं, उनके लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक ही ज़्यादा अच्छी है जो चॉपर में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।